जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम लोग क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 के लिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी में। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आज की क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन का मतलब यहाँ पर हम लोग उन क्वेश्चंस को लेंगे जो ऑलरेडी बोर्ड में आए हुए हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। सबसे पहले हम लोग इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक करेंगे। हालांकि इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ऑलरेडी हम लोग वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, लेकिन उनको करने से पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हर बार यूज़ होगा एक राइट ट्रायंगल, हर बार एक राइट ट्रायंगल यूज़ होगा। और उस राइट ट्रायंगल में मान के चलिए इस ट्रायंगल का नाम ABC है, तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है और यहाँ पर मान के चलिए एक एंगल बन रहा है, वो एंगल है थीटा। तो याद रखिएगा जहाँ पे आपका थीटा एंगल बन रहा है, इस थीटा एंगल के सामने वाली साइड, इस थीटा एंगल के सामने वाली साइड ये हमेशा आपकी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। और थीटा एंगल के साथ वाली जो साइड है ये वाली कहलाएगी क्या, बेस। और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, इस लॉन्गेस्ट साइड को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, याद रखिए, हाइपोटेन्यूस। इसे हम लोग हाइपोटेन्यूस बोल देते हैं। लेकिन मान के चलिए दोबारा से मैं राइट ट्रायंगल बनाऊं यहाँ पर, और यहाँ पे ट्रायंगल का नाम है ABC, ये 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे मान के चलिए थीटा एंगल बन रहा है। तो पहली बात तो किसी भी ट्रायंगल में दो बातें याद रखिए। किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। अब ये जो दो साइडें बची हैं, इन दो साइडों में एक साइड होगी बेस और दूसरी साइड होगी परपेंडिकुलर। सवाल खड़ा होता है कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा। तो वो सुन लीजिए, जहाँ पे थीटा एंगल बन गया उसके सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड, जैसे यहाँ पे थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर थी, तो यहाँ पे थीटा के सामने वाली ये वाली साइड क्या होगी, आपकी परपेंडिकुलर होगी। थीटा के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी और ये जो साइड बच गई ये आपकी कहलाएगी क्या, बेस। दूसरी बात आप जानते हैं क्या भला, कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले ये चलता है हमारा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये यूज़ किया जाता है किस लिए। यहाँ पर हम लोग याद रखते हैं किसको, हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। टेन का रिवर्स होता है कॉट थीटा, कॉस का रिवर्स होता है सेक थीटा और साइन का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा। दूसरी बात, जब भी आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा का मतलब होता है P/H, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसके बाद अगर कॉस थीटा पूछा जाए तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा पूछा जाएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसी तरह से कॉट थीटा पूछा जाएगा तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये बेसिक कंसेप्ट है। हालांकि जो हमने एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 9.1 उसकी वीडियो जो अपलोड करी है उसमें सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रखा है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। वो क्वेश्चन लेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं ऑलरेडी, और इस बार भी इसी तरह के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इन क्वेश्चन को करके आप इस एग्जाम की एक अच्छी खासी क्विक रिवीजन इस वीडियो के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्विक रिवीजन की सीरीज में जो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ये CBSE 2019 में आया था, एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, बॉस, अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस 100 मीटर हाई टेक्स 2 minutes to change the angle of elevation of the top of lighthouse from 60 degree to 30 degree। क्वेश्चन को मैंने एक बार में पढ़ दिया, लेकिन क्वेश्चन को जरा टुकड़ों में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा लाइट हाउस क्या है। आपने देखा होगा कभी कभी समुद्र के किनारे बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पिलर बने होते हैं। उन पिलर पे क्या लगी होती है, लाइट लगी होती है। देखा कभी समुद्र की तरफ गए हो, कभी नहीं गए, देखा होगा। समुद्र के किनारे लाइट हाउस लगा होता है, एक बहुत बड़ी पिलर होती है, उस पर लाइट लगी होती है। वो लाइट किस लिए लगी होती है कि रात के टाइम है ना, जब कोई पानी का जहाज समुद्र के अंदर चल रहा होता है तो रास्ता भटक जाता है, कभी कभी पता नहीं चलता उसे किस तरफ जाना है, किस तरफ किनारा है। क्योंकि अंधेरे में ना सब चारों तरफ क्या दिखता है, केवल पानी पानी दिखता है, अंधेरा दिखता है।
तो उस समय किनारे पर एक लाइट हाउस लगी होती है, एक ऊंचा सा पिलर होता है, उस पर एक लाइट लगी होती है, वो लाइट घूमती रहती है, जैसे पुलिस का सायरन की गाड़ी नहीं होती घूमती, ऐसे पुलिस की तरह लाइट, उसमें भी एक लाइट लगी होती है, ज़बरदस्त लेज़र लाइट, वो घूमती है ऐसे ऐसे करके। अब उस लाइट का फ़ायदा ये होता है कि जब समुद्र में कोई जहाज़ फंसा होता है, उसे पता नहीं चल रहा होता किस तरफ जाना है, तो उस टाइम वो लाइट को देख करके उस तरफ जाता है, ताकि उसे पता चल जाए कि मैं और उस तरफ जाऊँगा और किसी तरफ जाऊँगा तो शायद मेरे को किनारा ना मिले, लेकिन लाइट हाउस की तरफ जाऊँगा तो 100% मुझे किनारा मिल जाएगा, ऐसा होता है। तो फिलहाल उसे हम लोग लाइट हाउस बोलते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, जहाज की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, एक आदमी की बात हो रही है जो मान के चलिए एक बोट चला रहा है। बोट होता है ना, अब बोट एक तो वो भी होता है हाथ से चलाने वाला, जैसे कश्ती बोलते हैं, और एक बोट वो ड्राइव करने वाली होती है, फिल्मों में देखते हो आप। अ मैन इन ए बोट रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, एक बंदा क्या कर रहा है, बोट चला रहा है, और रोइंग अवे मतलब उस लाइट हाउस से दूर जा रहा है, नजदीक नहीं जा रहा है, लाइट हाउस से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। अ मैन इन ए बोट रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस 100 मीटर हाई। अच्छा, वो जो लाइट हाउस है वो कितना ऊंचा है बच्चों, 100 मीटर हाई है। जैसे मान के चलिए ये मैं लाइट हाउस बना रहा हूं, ये लाइट हाउस का पिलर है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 100 मीटर है। टेक्स 2 मिनट्स टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। क्या मतलब हुआ, जरा सुनिए। एक बात याद रखना हमेशा, किसी भी चीज को अगर हम नजदीक जाके देखेंगे तो हमारे को एंगल ज्यादा बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम दूर से देखेंगे तो हमारी गर्दन पे, हमारी आंख पे जो एंगल बनेगा वो कम बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कुतुब मीनार को किसी क्या एक ही कुतुब मीनार है, अगर आप कुतुब मीनार को देखने जाओ, अगर आप नज़दीक से कुतुब मीनार को देखोगे तो आपको गर्दन पूरी खोलनी पड़ेगी ऊपर तक देखने के लिए, है कि नहीं। लेकिन उसी कुतुब मीनार को अगर दूर से देखोगे, जाके बहुत दूर से देखोगे, तो वो तो आपके हाथ में भी आ जाएगा, ये तो रहा कुतुब मीनार। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी हम किसी चीज़ से दूर जाते हैं तो उसका एंगल कम बनता है, और जितना नज़दीक जाते हैं उतना एंगल बड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं होता। अच्छा, एक बात बताइए, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, एक 100 मीटर ऊंची का है, एक लाइट हाउस है, और एक बंदा क्या चला रहा है, बोट चला रहा है। अच्छा, जब बोट चला रहा है तो लाइट हाउस के नीचे तो होगा नहीं, वो कहाँ होगा, पानी में होगा। लाइट हाउस किनारे पर है और यहाँ पे इस तरफ पूरा का पूरा क्या भरा होगा, इस तरफ पूरा का पूरा पानी भरा होगा, इस तरफ है जी, कहाँ तक भरा होगा, भरा ही होगा कहीं ना कहीं तक। अच्छा, यहाँ पे मान के चलो वो बंदा बोट चला रहा है। अच्छा, जब बोट ये चला रहा है तो यहाँ पे लाइट हाउस का जो एंगल जब पहले बन रहा था ना, वो पता है कितना डिग्री बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा था। लेकिन क्या हुआ, वो बोट जो चला रहा है वो लाइट हाउस की तरफ नहीं जा रहा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बोट रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। वो अवे मतलब लाइट हाउस से परली तरफ जा रहा है, लाइट हाउस से दूर जा रहा है। तो पहले बोट उसकी यहां पर थी, 2 मिनट बाद देखो कितनी स्पीड से जा रहा है, 2 मिनट बाद उसकी बोट यहां पे पहुंच गई मान के चलो, और यहां पहुंचने के बाद 2 मिनट बाद यहां पहुंच गया। यहां पहुंचने के बाद जब दोबारा उसने लाइट हाउस को देखा तो बच्चों अब पता है एंगल कितना बन रहा है, अब एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और यहां से यहां पहुंचने में जो उसे टाइम लगा है ना, पता है कितने का टाइम लगा है, 2 मिनट का टाइम लगा, 2 मिनट। यहां से यहां पहुंचने में उसे 2 मिनट लग गए तो लग गए। डिस्टेंस कवर किया मुझे नहीं पता कितना, लेकिन 2 मिनट लग गए। अब उसने क्या पूछ लिया आपसे, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड बतानी है इन मीटर पर मिनट। एक बात सुनो, अगर आपको स्पीड बतानी है तो स्पीड बताने का फॉर्मूला था, आपने साइंस में 8th 9th में पढ़ा है, मैथ्स में भी पढ़ा है। क्या बोला कि जो भी डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस उसे डिवाइड कर देते हैं किससे, टाइम से। अगर मैं इस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में मेरे को स्पीड निकालनी है किसकी, बोट की। तो बोट की स्पीड कैसे निकलेगी, यहां से यहां तक बोट ने पहुंचने में कितना टाइम लगाया, 2 मिनट। टाइम तो मुझे दे रखा है, लेकिन कितना डिस्टेंस कवर किया आपको दे रखा है क्या, नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो डिस्टेंस ही कैलकुलेट करके देंगे। तो उसके लिए पहले इसका नामकरण कर देते हैं, ABCD। इस वाले डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं बच्चों x, और इस वाले डिस्टेंस को नाम दे देता हूं क्या, y। तो क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा वो समझिएगा। सबसे पहले जो हमने एज्यूम किया अपनी तरफ से वो लिखना जरूरी है। क्या एज्यूम किया है, हमने BC का डिस्टेंस एज्यूम किया है कि BC का डिस्टेंस कितना है, x, और CD के बीच का डिस्टेंस कितना है, y। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या बच्चों, मैं लिखूंगा कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन BC
BC के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो BC के बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं x मीटर, और इसके बाद क्या है बच्चों, एंड डिस्टेंस बिटवीन किसका, CD। भाई CD के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, CD के बीच का डिस्टेंस होगा y मीटर। अब इसके बाद क्या करते हैं, आपको किसकी हाइट दे रखी है, लाइट हाउस की हाइट भी दे रखी है, मतलब आपको दे रखी है हाइट ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस आपका है AB और उसकी हाइट कितनी दे रखी है बच्चों, 100 मीटर्स। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक एक करके दो ट्राइंगल लेंगे। सबसे पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लेंगे और उसके बाद पूरा का पूरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ABC, लिखूंगा क्या, इन राइट ट्राइंगल ABC। बच्चों ABC ट्राइंगल में क्या होगा, ABC ट्राइंगल में याद रखिए मैंने आपको बता रखा है कि एक साइड हम लोग जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक साइड को हम लोग ऊपर लिखते हैं और दूसरी वाली साइड को नीचे लिखते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो मैं अगर इस ट्राइंगल को सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा, इस वाली साइड को मैं ऊपर लिख देता हूं AB को और BC वाली साइड को लिख देता हूं नीचे। यानी कि मैं क्या लिख रहा हूं, AB को लिख दे रहा हूं ऊपर, AB आपका न्यूमरेटर में है, और BC को कहां लिख देता हूं, BC को लिख देता हूं नीचे। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, कुल मिला के होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। AB आपका क्या है बॉस, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये थीटा एंगल है 60 डिग्री, थीटा के सामने वाला एंगल, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होता है। तो AB होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है tan थीटा, और एंगल कितना बना है 60। AB आपके डायग्राम में क्या है बताना जरा, AB कितना है 100, और BC कितना होगा x। tan 60 क्या होता है, कोई बताएगा tan 60 कितना होता है, कितना होता है √3, स्क्वायर रूट 3 √3। बहुत बढ़िया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा √3x, और ये आएगा 100। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 100 अपॉन में √3। अभी तो हमने जस्ट x की वैल्यू निकाली है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अभी मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, मैंने ट्राइंगल लिया ABC। अब लूंगा ट्राइंगल ABD। तो यहां पे क्या लिखूंगा, इन राइट ट्राइंगल ABD। अब इस पूरे के पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को लूंगा मैं। तो पूरे के पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में अब क्या होगा बच्चों, एक साइड को ऊपर लिख देते हैं और दूसरी साइड को नीचे। AB को लिख दूंगा मैं ऊपर, AB आ गया ऊपर, और BD को कहां लिख दूंगा, नीचे। दोबारा से परपेंडिकुलर AB हो गया और BD आपका क्या हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होगा मोहित, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जल्दी बोल दिया करो भाई, 10। और एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये वाला एंगल है जो कि क्या है 30 डिग्री। AB डायग्राम के हिसाब से कितना आपका 100। BD, अगर मैं BD की बात करूं तो BD में ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों की साइडें बच्चों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। मतलब x प्लस में क्या y, दैट इज x प्लस वाई। और tan 30 क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन में √3, बिल्कुल सही। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू में 100√3। अब यहां पर x की वैल्यू भी निकल गई है, तो रगे हाथ x की वैल्यू भी डाल देनी चाहिए। x की वैल्यू डालूंगा तो 100 अपॉन में √3 प्लस में y, और इक्वल टू में क्या है 100/√3। y की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो 100√3 प्लस का 100/√3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। फिर एलसीएम लूँ, सॉरी एलसीएम लेने से पहले एक काम करता हूँ, 100 कॉमन ले लेता हूँ बच्चों। कॉमन लूँगा तो √3 और कॉमन लूँगा तो 1/√3। क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जानी है 100 एज यूजुअल। √3 एलसीएम लेंगे बच्चों, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 3 में से बन गया क्या आ जाएगा 2/√3। तो y की वैल्यू आ गई 200 अपॉन में √3। मैं अभी वैल्यू नहीं लगा रहा, y की वैल्यू मैंने निकाल ली 200 अपॉन में √3। ये y की वैल्यू आ गई है। y का मतलब किसकी वैल्यू आ गई है, उस बोट ने C से लेकर D तक का जो डिस्टेंस कवर किया है, उस डिस्टेंस को हमने क्या माना था y, और y की वैल्यू कितनी आ गई 200 अपॉन में 3। अब एक बात बताइए, उसने ये डिस्टेंस थोड़ा ना पूछा है, उसने क्या पूछा है, स्पीड पूछी है।
तो एक बात समझिए ज़रा, स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये तो हमें पता चली गया है क्या भला कि उस बोट ने C से D तक का जो भी डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस कवर किया है। इस डिस्टेंस को मैंने y माना था, वो कितना है? 200 अपॉन में, तो यहां पे लिख दूं 200 अपॉन में √3, और अपॉन में टाइम कितना लगा? यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? 2 मिनट का, 2 मिनट का टाइम लगा है। तो यहां पे 2 लिख देता हूं। अब 200 अपॉन में √3 एज इट इज, ये 2/1 है तो पलटी मार के क्या होगा? 1/2। 2 से 200 कट जाएगा, मतलब 100 अपॉन में क्या आ जाएगा? कुल मिला के √3 आ जाएगा। अब इसके बाद 100 को √3 से अपने को डिवाइड करना है, तो 100 को √3 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? 100 एज इट इज, और यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं क्या? ये √3 है तो रैशनलाइज कर दीजिए, √3 क्या आएगा देखिएगा, 100 इंटू में √3 की वैल्यू उसने बोली है क्वेश्चन में, √3 की वैल्यू डालने के लिए उसने बोली है क्वेश्चन में बच्चों क्या है? 1.732, और √3 को √3 से करेंगे क्या आएगा? 3। लास्ट में 100 को 1.732 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? 173.2 आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करके, और डिवाइड में क्या है अपने पास? 3 है। अब मैं क्या करूंगा? इसे डिवाइड करूंगा, किसको? 173.2 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो यह आ जाएगा 57.73, और यह आएगा स्पीड मीटर पर मिनट, सेकंड नहीं, मिनट में। मिनट में क्यों आएगा? क्योंकि देखिए एक तो आपको जो हाइट दे रखी है और जो डिस्टेंस हमने किस में माना था? मीटर में माना था, इसलिए मैंने मीटर लिखा। और यह एम किसके लिए है? मिनट के लिए। मिनट क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बोट ने पहुँचने में जो टाइम लिया था वो कितना टाइम लिया था बच्चों? 2 मिनट का लिया था। जब टाइम भी उसने जो टाइम उसने दे रखा था वो मिनट में दे रखा था, तो इसलिए हमारा आंसर जो निकला मिनट में निकला है, और उसने खुद भी कहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन मीटर पर मिनट। नोट कीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन करता हूं, यानी कि लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे क्या भला? Thus the speed of boat is 57.73 मीटर पर मिनट। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन 2018 में आया था। क्वेश्चन क्या है? दोबारा से एक लाइट हाउस पर बेस्ड है, लेकिन समझिएगा अच्छा क्वेश्चन है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाइट लाइट हाउस, इसमें भी लाइट हाउस है, वो भी 100 मीटर ही है। वो क्वेश्चन जो हमने किया था वो 2019 का था, ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं 2018 का है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई लाइट हाउस, एक 100 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, उसके टॉप से ऑब्जर्व किया जा रहा है, मतलब देखा जा रहा है, यानी कि जमीन से नहीं देख रहे, कहां से देख रहे हैं? एक लाइट हाउस के ऊपर कोई चढ़ गया है, फिर वो ऑब्जर्व कर रहा है और देख रहा है कहां, क्या देख रहा है? देखिए, लाइट हाउस 100 मीटर हाई है फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है समझ लीजिए। जब भी हम किसी चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं, मैं नीचे हूं और मैं ऊपर छत की तरफ देख रहा हूं, तो मैं जो ऊपर ये फैन देख रहा हूं या कुछ भी घड़ी देख रहा हूं, तो ये जो मेरा एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन जब मैं नीचे देखता हूँ, इस टेबल को देखता हूँ, इस फोन को देखता हूँ, इस मार्कर को देखता हूँ, इस डस्टर को देखता हूँ, तो जब मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो मेरी आंख पे जो एंगल बन रहा है वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे बंदा क्या है? लाइट हाउस के ऊपर बैठा हुआ है, और लाइट हाउस के ऊपर बैठ करके ऊपर तो देखेगा नहीं, बाई डिफॉल्ट सी बात है। ऊपर जाकर किसको देखेगा? नीचे देखेगा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, ऊपर चढ़ के वो क्या कर रहा है? 2 शिप्स का, 2 पानी के जहाज है, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। वो कितना कितना है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अच्छा ठीक है, बनने दीजिए। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक शिप दूसरे शिप के ठीक पीछे है, एक ये है तो दूसरा उसके पीछे है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन, ये वन है, ऑन अदर ऑन द सेम साइड, यानी कि एक शिप दूसरे शिप के पीछे है, वो भी सेम साइड में, अलग अलग साइड में नहीं, सेम साइड में है। किसके सेम साइड में है? ऑफ द लाइट हाउस के। तो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस बताइए। मतलब मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे ये एक लाइट हाउस है, और इस लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी है भला? इस लाइट हाउस की जो हाइट होने वाली है, जो दे रखी है क्वेश्चन में, वो हाइट दे रखी है 100 मीटर। अब इसके बाद क्या हुआ? 2 यहाँ पर बंदा खड़े होकर के क्या, यहाँ पे खड़ा होगा लाइट हाउस के टॉप पर,
और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है किसके? शिप्स के। शिप मतलब किसके? पानी के जहाज। और पानी के जहाज कहाँ होंगे? पानी पर ही होंगे। तो इसका मतलब ये मान के चलिए एक पानी का जहाज यहाँ पर है और एक पानी का जहाज यहाँ पर है। तो उसने एक बार इसको देखा और एक बार इसको देखा, दोनों को देख रहा है, काम तो कुछ कर नहीं रहा, बस बैठा हुआ है, जहाज देख रहा है। तो एंगल कितना कितना बना रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है कितना बॉस? 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होती है तो याद रखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऊपर से बनता है, यानी कि यहाँ से बन रहा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना? इसका मुंह कम खुला हुआ है तो ये बन रहा होगा 30 डिग्री, इसका मुंह ज़्यादा खुला हुआ है तो ये बन रहा होगा 45 डिग्री। और याद रखिए अल्टरनेट एंगल के हिसाब से अगर ये 45 डिग्री बन रहा है तो इस लाइन के साथ ये भी क्या होगा? 45 डिग्री होगा पूरा का पूरा। और अल्टरनेट एंगल के हिसाब से इतना पार्ट जो है वो 30 डिग्री बन रहा है, तो इस लाइन के साथ ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी कितना बनेगा बच्चों? 30 डिग्री ही बनेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ ABCD। यानी कि इस चैप्टर में अगर आपको क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है तो कोई टेंशन नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब एंगल बना है ऊपर, लेकिन आप उसे बेस में लेकर आओगे, ज़मीन पर लेके आओगे कि आसमान में जितना मर्जी बना ले एंगल, ज़मीन पे कितना बनेगा वो देखना पड़ेगा। तो ये एंगल 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं जो नज़दीक होगा जहाज़, जो शिप नज़दीक होगा उसका एंगल 45 होगा, ज़्यादा होगा, और जो जहाज़ दूर होगा उसका एंगल 30 होगा, 30 होगा। अब क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ ज़रा देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिएगा उसने पूछा क्या है, इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो मैं इस वाले पार्ट को मान लेता हूँ x, पिछले क्वेश्चन की तरह ये सेम डिप्टो, और इस वाले पार्ट को मान लेता हूँ y। तो दो ट्राइंगल लूँगा मैं, लेकिन जो लेट क्या है सबसे पहले उसे लिखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्या? लेट द डिस्टेंस बिटवीन, लेट द डिस्टेंस बिटवीन BC के बीच का डिस्टेंस x मीटर, डिस्टेंस बिटवीन CD, डिस्टेंस बिटवीन CD, भाई CD के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो CD के बीच का डिस्टेंस आपने कितना मान लिया? y मीटर। लाइट हाउस की हाइट कितने दे रखी है? 100 मीटर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्या भला? हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट कितनी है? 100 मीटर है। अच्छा, अब इसके बाद जरा सुनिएगा, दो ट्राइंगल लूंगा मैं। सबसे पहले लूंगा मैं छोटे वाला ट्राइंगल। छोटे वाला ट्राइंगल कौन सा है? तैयार रहिएगा, मैं पूछूंगा। ट्राइंगल ABC। तो ABC ट्राइंगल ले रहा हूं, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले लिखूंगा इन राइट ट्राइंगल ABC। बच्चों मैंने ABC ट्राइंगल ले लिया, ABC ट्राइंगल, और वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वही मैं करने वाला हूं। इसमें AB को लिख लेता हूं ऊपर और BC को लिख देता हूं नीचे। बताइए जोया जी, AB अपॉन में BC क्या होगा? AB अपॉन BC क्या होगा? जोर से बोलिए। tan थीटा। ठीक है, tan थीटा तो होगा, लेकिन थीटा के बदले क्या एंगल रखेंगे? क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में कितना एंगल है? 45। AB कितना है? 100। BC कितना है? x। AB आपका 100 है, BC आपका x है। ठीक है, और tan 45 क्या होता है? 1 होता है। मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x को 1 से करूंगा x, और ये क्या आएगा? 100। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी? x की आ गई। ये मैंने लिया छोटे वाला ट्राइंगल, यानी कि ये वाला। अब लेते हैं बड़े वाला ट्राइंगल। तो बड़े वाले ट्राइंगल में क्या होगा जरा सुनिएगा। इन राइट ट्राइंगल, अब कौन सा लूंगा? ABD। इन राइट ट्राइंगल ABD। अब ABD में क्या होगा बच्चों, बताना क्या होगा? ABD ट्राइंगल में मैं क्या करूंगा? AB लिख लूंगा मैं ऊपर, और नीचे किसे लिखूंगा? BD को। थोड़ा जोर से भी बोल लिया करो, पता चल जाए। AB अपॉन में क्या आ जाएगा? BD। अब बताइए शिवानी जी, AB अपॉन में BD क्या होता है? tan थीटा। tan, और एंगल क्या रहेगा? 30 डिग्री। AB आपका 100 है, और BD पूरा का पूरा हो जाएगा क्या? x प्लस वाई, और tan 30 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस वाई, सेम क्वेश्चन हो गया ये पिछली बार की तरह, 100/√3। अब x की वैल्यू क्या है? 100 है, तो यहाँ पे पुट कर दूं मैं, तो ये आएगा x के बदले 100 प्लस में y, और ये आ गया 100/√3। y की वैल्यू निकालूंगा, क्या होगा? 100√3 एज इट इज, प्लस का 100 इधर आके माइनस का 100,
तो y की वैल्यू क्या आएगी, 100 कॉमन लेंगे √3, 100 कॉमन लेंगे 1। अब उसने √3 की वैल्यू डालने के लिए बोला है, तो 100 एज इट इज, √3 की वैल्यू है 1.732। √3 की वैल्यू डालने के लिए बोला 1.732, बोला था ना कहीं पे, ये बोला था, माइनस का 1। आखिरी में 100 एज इट इज, 1.732 में से 1 जाएगा तो कौन बचेगा, 0.732। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 73.2, ये मीटर में आ जाएगा। तो बस स्टेटमेंट लास्ट में लिख देंगे, सो द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। शिप्स के बीच का डिस्टेंस आपने क्या माना था बच्चों, शिप्स के बीच का डिस्टेंस आप लोगों ने माना था y, और y की वैल्यू कितनी आ गई है भाई, 73। तो 73.2 मीटर, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 2018 में क्वेश्चन आया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। अगला लेता हूं मैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं। ये क्वेश्चन 2017 में आया था ऑल इंडिया में। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात मैं बताऊं, गर्मियों में आपने देखा होगा जब धूप निकलती है बहुत तेज, अगर दिन के टाइम अगर आप 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए या कुछ सेकंड के लिए धूप में खड़े हो जाएं, तो उस समय धूप जो होती है ना, धूप वो सर पर होती है। उस समय अगर आप परछाई देखोगे तो आपकी छोटी परछाई बनेगी, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाती है, सूरज जब डूबने लगता है, उस टाइम अगर आप परछाई देखोगे ना तो आपकी परछाई लंबी बन जाती है। जैसे ये लाइट जल रही है, अगर मैं इस लाइट के नीचे एकदम खड़ा हूँगा ना तो मेरी परछाई जितनी बनेगी, अगर मैं थोड़ा दूर चले जाऊँ, या ये लाइट देख लीजिए साइड में जो लाइट है, अगर इसके हिसाब से चलूँ तो मेरी परछाई की लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। मेरा मतलब रोशनी अगर ऊपर से आएगी, तो परछाई क्या बनेगी, छोटी, और रोशनी अगर साइड से आएगी तो परछाई क्या बनेगी, जो आपकी शेडो बनेगी वो क्या बनेगी, लंबी बनेगी, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी। साइंस में आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कोई बिल्डिंग खड़ी होती है, उस बिल्डिंग की परछाई भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। दिन के टाइम उस बिल्डिंग की अगर आप शेडो देखोगे तो उस शेडो थोड़ी छोटी होगी, और शाम के टाइम उस शेडो देखोगे अगर उसी बिल्डिंग की, तो उसकी लेंथ क्या होगी, थोड़ी बड़ी होती है, लंबी होती है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो। दो चीजों के बीच का रेशो बोल रहा है। द रेशो ऑफ द, रेशो किसका, हाइट ऑफ द टावर की जो हाइट है वो, लेंथ ऑफ इट्स शेडो, और जो उसकी जो शेडो है, जो परछाई है, उसकी जो लेंथ है, इन दोनों का जो रेशो निकाला गया ऑन द ग्राउंड पर, क्या रेशो निकला है बच्चों, √3:1। किसके बीच का रेशो दे रखा है, एक तो टावर की हाइट का और उसकी शेडो का, जो ग्राउंड पे शेडो बन रही होगी, हाइट और शेडो के बीच का जो रेशो है वो कितना है, √3:1 है। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ द सन। आपको एंगल पता लगाना है, किसका एंगल पता लगाना है, सन का। यानी कि मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये टावर है, अब इसके ऊपर ये मान के चलिए सूरज है, ये सूरज देवता है। अब सूरज देवता है तो सूरज की क्या पड़ रही होगी, ज्यां ज्यां रोशनी पड़ रही होगी। तो रोशनी पड़ने की वजह से क्या होगा, जो परछाई होगी वो परछाई ये जमीन पर आ रही होगी। परछाई किसकी परछाई आ रही होगी, ये किसकी शेडो होगी, इस टावर की ये शेडो आ रही होगी। तो हुआ क्या, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है इस टावर की हाइट, इसको पहले नामकरण कर दूं, इस टावर की हाइट और इस शेडो की लेंथ, इन दोनों साइडों का जो रेशो है वो कितना है बच्चों, √3:1 है। तो एंगल पता लगाना है, एंगल क्या होगा। तो एंगल को हम लोग फिलहाल मान लेते हैं, कितना एंगल होगा, थीटा। तो क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या कैसे लिखा जाएगा वो सुन लीजिए। सबसे पहले मैं लिखता हूं क्या, लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, जो एंगल बनेगा सन से परछाई की तरफ, वो एंगल कितना बनेगा बॉस, हमने मान लिया थीटा। क्वेश्चन में गिवन क्या है जरा बताओगे आप। क्वेश्चन में बच्चों ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड का क्या दे रखा आपको, रेशो दे रखा है। मतलब किसका किसका बताना जरा, ए बी का रेशो किसके साथ, BC के साथ। थोड़ा जोर से बोल दिया करो, ए बी का रेशो किसके साथ, BC के साथ। क्या रेशो दे रखा है, √3/1। अच्छा ए बी रेशो BC को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, AB अपॉन में BC। ये बच्चा √3/1 होगा, हाँ या ना, होगा, बिल्कुल सही बात है।
अच्छा, अब हम अपने उस हिस्से पे आ जाते हैं। किस हिस्से पे? जो हम लोग क्वेश्चन को जनरली जब सॉल्व करते हैं। तो इस ट्राइंगल को ले लेता हूं मैं, लिखता हूं क्या, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल को ले रहा हूं, ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी में वही बात, ए बी को लिख देता हूं मैं ऊपर और बी सी को लिख देता हूं नीचे। ए बी ऊपर, बी सी नीचे। क्या बनेगा दोबारा से बच्चों? ये परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगा? क्या होगा कुणाल? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan, और एंगल इस ट्राइंगल में क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। अच्छी बात है। अच्छा, ए बी अपॉन में बी सी अपना किसके इक्वल है? तो दे रखा है तो सीधा मैं लिख दूं √3/1, और ये क्या है? tan थीटा। अच्छा, √3/1 का मतलब क्या होता है बच्चों? √3/1 का मतलब √3 होता है, और इक्वल टू में क्या है? tan थीटा। अब जरा एक बात सोच के बताओ मुझे, यहां पे तो tan थीटा को tan थीटा रहने दो। एक बात सोच के बताओ, यहां पे tan लिखा है ना, तो ये सोच के बताओ कि tan की टेबल में √3 कौन से एंगल पर होता है? 60 पर होता है। tan की टेबल में √3 होता है 60 पे, तो इसलिए ये जो √3 है, इस √3 को मैं tan 60 लिख सकता हूँ। √3 को लिख सकता हूँ मैं tan 60, और यहाँ पे क्या है? tan थीटा है। tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 60। इसका मतलब ये जो अल्टीट्यूड बन रहा है, जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कम मार्कर होते हैं। 2 मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 1 मार्कर भी आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। 2017 में आया था क्वेश्चन। नोट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन में लेता हूँ।